1 जुलाई 2018 सुबह की करीब 7:30 दिल्ली में बुराड़ी के संत नगर इलाके में गली नंबर 2 मकान नंबर 137 एक शांत इलाका। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक घर के अंदर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबकी रूह तक कपा दी। एक बंद दरवाजा, अंदर पूरी तरह खामोशी, ना कोई आवाज ना कोई हलचल। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खुला, वहां जो नजारा था उसे हर देखने वाले की रूह तक कपा दी। एक ही घर में 11 लोग एक अजीब हालत में, बिल्कुल एक जैसे तरीके से, छत के जाल से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 लाशें लटक रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बरगद की जड़ें लटकती हैं। सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर टेप लगा हुआ था और पीछे हाथ बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि किसी ने पहले से ये सब तय कर रखा था। और 11वीं लाश एक अंदर कमरे में पड़ी हुई थी। इस भयानक मंजर को देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। घर की दीवारें कुछ कह रही थी, अलग अलग कमरों में बिखरी चीजें एक कहानी सुना रही थी और कुछ कागजों में लिखी हुई बातें किसी रहस्य की तरफ इशारा कर रही थी। आखिर उस रात उस घर में आखिर ऐसा क्या हुआ था? कौन था जो इन 11 लोगों को एक ही दिशा में ले जा रहा था? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी गहरे राज का हिस्सा? ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी इलाके की, जहां सच आज भी सवालों में जिंदा है। Dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। 3 generations living in one roof. Quite a typical family. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मौत के मकान में जिसे दुनिया हाउस ऑफ सीक्रेट्स के नाम से जानती है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आई ये कहानी एक ही परिवार के 11 लोगों की रहस्यमय मौत की कहानी है। 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे, एक बिल्कुल सामान्य और आदर्श परिवार। इस कहानी को समझने से पहले हमें मौत से पहले जिंदगी को समझना पड़ेगा। भाटिया परिवार, पड़ोसियों की नजर में एक आदर्श परिवार। घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी 77 साल की नारायणी देवी। उनके 2 बेटे थे, भावनेश और ललित। भावनेश की पत्नी सविता और उनके 3 बच्चे थे, नीतू, मोनू और ध्रुव। ललित की पत्नी टीना और उनका एक 15 साल का बेटा शिवम। और इसके अलावा नारायणी देवी की एक विधवा बेटी प्रतिभा और उनकी बेटी प्रियंका भी रहती थी। कुल मिलाकर 11 लोग रहते थे। परिवार बहुत ही धार्मिक था। ललित और भावनेश की प्लाईवुड और परचून की दुकान थी। घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता था और बच्चे भी पढ़ाई में काफी होशियार थे। और प्रियंका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काफी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही थी। सब कुछ इतना सामान्य चल रहा था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बल्कि घटना से 15 दिन पहले 17 जून को घर में एक बड़ा जश्न भी हुआ था। प्रियंका की सगाई, घर में डीजे, खुशियां, डांस और ललित भाटिया जो कि इस पूरे मुद्दे का केंद्र था, वो भी डीजे पर नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। प्रियंका अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड थी और शादी की शॉपिंग भी चल रही थी। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, जिस घर में शहनाई बजने वाली थी उस घर में मातम कैसे छा गया? क्या कोई बाहरी इंसान था या फिर कातिल घर के अंदर ही मौजूद था? इस केस को समझने के लिए पहले समझना होगा उन 11 पाइपों का रहस्य। जब पुलिस जांच के लिए घर पर पहुंची तो पुलिस वालों की नजर दीवार पर लगे प्लास्टिक के पाइप उन पर पड़ी। इन पाइपों का वहां पर होना बिल्कुल बेवजह था। ना कोई बाथरूम, ना कोई किचन और ना ही कोई वेंटिलेशन की जरूरत। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन 11 पाइपों में से 7 पाइप नीचे झुके हुए और 4 सीधे, ठीक वैसे ही जैसे मरने वालों में से 7 महिलाएं और 4 पुरुष थे। क्या ये महज एक इंतफाक था? पुलिस ने उस मिस्त्री को पकड़ा जिसने ये पाइप लगाए थे। मिस्त्री ने बताया कि ये पाइप ललित भाटिया के कहने पर लगाई गई थी। ललित ने कहा था कि इन पाइपों से हवा पास होगी, लेकिन बाद में लोगों ने इसे आत्माओं का आने जाने का रास्ता मानना शुरू कर दिया। शायद ललित को लगता था कि रस्म पूरी होने के बाद आत्माएं इसी पाइप के जरिए से बाहर जाएंगी। हालांकि इसे पुलिस सिर्फ एक इंतफाक और अंधविश्वास मान रही थी, लेकिन ये रहस्य आज भी एक सवाल बना हुआ है। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, लेकिन सीसीटीवी देखने के बाद यहाँ पर कहानी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि 30 जून की रात को कोई भी बाहरी व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करता हुआ नहीं दिखाई दिया, बल्कि घर के व्यक्ति अपनी मौत का सामान खुद से लाते हुए दिखाई दिए।
रात 10 बजे नीतू और बेटा स्टूल लाते हुए दिखाई दिए। थोड़ी ही देर बाद शिवम बिजली के तारों को लेकर आया। 10:40 पर डिलीवरी बॉय 20 रोटियां देकर गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि परिवार का व्यवहार बिल्कुल भी सामान्य था। न डर न कोई घबराहट, ऐसा लग रहा था मानो किसी पूजा की तैयारी चल रही है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि पुलिस के हाथों में अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं लगा था जिससे साबित हो सके कि ये मर्डर नहीं आत्महत्या है। लेकिन पुलिस के ज्यादा छानबीन करने से पुलिस को भाटिया परिवार के घर से 11 डायरियां मिली, जो कि 2007 से लगातार लिखी जा रही थी। इन डायरियों ने पूरी कहानी बदल दी। इन डायरियों को लिखने वाला ललित भाटिया ही था, लेकिन लिखावट अलग अलग थी। कभी नीतू लिखती तो कभी प्रियंका लिखती, लेकिन शब्द ललित के ही होते थे। कहानी की शुरुआत होती है 2004 से, जब ललित के साथ एक हादसा होता है। उसे बुरी तरह से किन्हीं लोगों ने पीटा था और इस हादसे में उसकी आवाज चली गई और 2007 में उसके पिता भोपाल सिंह की मौत हो गई थी। ललित अपने पिता के काफी करीब था और पिता की मौत ने उसको अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन जिस दिन पिता की 13वीं थी, उस दिन कुछ अजीब हुआ। ललित अचानक से ओम का जाप करने लगा और उसकी आवाज वापस आ गई और उसने दावा किया कि उसके अंदर उसके पिताजी की आत्मा आ गई है। धीरे धीरे उसकी बात करने का तरीका बदलने लगा। वो अपने पिता की तरह बात करने लगा, परिवार को डांटने लगा। परिवार जो कि पहले से दुख में था, उनको सच में ये लगा कि पिताजी सच में ललित के अंदर यानी कि ललित के शरीर में वापस आ गए हैं। और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक मानसिक खेल, यानी एक भ्रम जो धीरे धीरे पूरे परिवार का सच बन गया। डायरी में जो लिखा था वो किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी से कम नहीं था। ललित जो भी कहता, घर वाले उसे भगवान का आदेश मानकर डायरी में लिख देते। डायरी में घर के हर छोटे छोटे फैसले दर्ज थे। क्या खाना बनेगा, कितने टाइम दुकान खुलेगी, किससे बात करनी है, ये सब कुछ डायरी में लिखा जाता था। हैरानी की बात यह थी, जब घर वालों ने ललित यानी कि ललित के अंदर आए उनकी डैडी की आत्मा जब उनकी बात मानना शुरू की, तो उनकी आर्थिक हालत सुधरने लगी, घर में पैसा आने लगा, दुकान चलने लगी। प्रियंका की सगाई हो गई और यहीं से विश्वास अंधविश्वास में बदल गया। उस पूरे परिवार को ये लगने लगा कि डैडी की आत्मा ही उनका भला कर रही है। फिर आया 24 जून 2018। डायरी के पन्नों में एक आखिरी रस्म की जिक्र था, बड़ तपस्या। लिखा था कि 7 दिन बाद एक विशेष पूजा होगी जिससे डैडी साक्षात दर्शन देंगे और अपार शक्तियां मिलेंगी। 30 जून की रात परिवार ने बाहर से खाना मंगवाया। सबने साथ बैठकर खाया, लेकिन ये उनका आखिरी खाना था। रात 11 बजे प्रियंका ने अपने मंगेतर से बात की और वो अपनी शादी को लेकर काफी खुश थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात। नाइट 12 बजे ललित ने अपनी रस्म शुरू की। डायरी में लिखे हुए शब्दों के अनुसार रात 1 बजे जब धरती सो जाएगी तब ये क्रिया करनी थी। सबके हाथ बांधे गए, आंखों पर पट्टी और मुंह पर टैग, ताकि ना कुछ सुनाई दे और ना कुछ दिखाई दे और मन में सिर्फ डैडी का ध्यान रहे। ललित ने सबको यकीन दिलाया कि ये मौत नहीं है, डैडी सबको आकर बचा लेगी। डायरी में लिखे हुए शब्द और भी डरावने थे। जब तुम लटकोगे तो एक झटका लगेगा, लेकिन तुम घबराना मत। फंदा टाइट होते ही धरती हिलेगी और आकाश कांपेगा और डैडी आकर आपको बचा लेंगे। और फिर जो गले में फंदा होगा वो फूलों का हार बन जाएगा। अब सोचिए उस मानसिक स्थिति को घर के बच्चे ध्रुव और शिवम, पढ़े लिखे स्मार्टफोन यूजर, उन्होंने भी बिना कोई सवाल किए अपने हाथ बंधवा लिए, मुंह पर टैप बंधवा लिया और अपने गले में फांसी का फंदा भी लगा लिया, क्योंकि उनका भरोसा अपनी जिंदगी से ज्यादा ललित पर था। हॉल के छत पर लगे जाल से फांसी के 10 फंदे लगाए गए। नीचे 5 स्टूल रखे गए और एक स्टूल पर 2 लोग खड़े हुए, हाथ बंधे हुए, आंखों पर पट्टी और फिर एक इशारा और सबने अपने पैर स्टूल से हटा दिए। शायद कुछ मिनट तक वो लोग हवा में लटकते रहे होंगे, इंतजार करते रहे होंगे कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन कोई नहीं आया और सांसें रुकती चली गई। शरीर तड़पता गया, लेकिन बंधे हाथों की वजह से कोई किसी को बचा नहीं पाया। 11 लोग मोक्ष पाने की चाहत में एक दर्दनाक मौत मर गए। सिर्फ एक जान बची, घर का कुत्ता टॉमी, जिसे छत पर बांध दिया गया था। वो पूरी रात भौंकता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन जब सब पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे तो डॉक्टर भी हैरान थे। रिपोर्ट में साफ था, न कोई नशा, न कोई संघर्ष, सब ने होश में ये कदम उठाया था। सभी के पेट में खाना वही मिला जो रात में मंगवाया गया था। सिर्फ नारायणी देवी ही फांसी के फंदे से नहीं मरी थी। उन्हें दूसरे कमरे में बेल्ट से गला घोंटकर मारा गया था। शायद वो स्टूल पर नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए रस्म के तहत ये सब किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना पढ़ा लिखा परिवार ऐसा कैसे कर सकता है। ललित पूरे परिवार का केंद्र बन चुका था।
उसने सबको धीरे धीरे दुनिया से काट दिया, यानी कि अलग कर दिया था। जैसे बाहर वालों से बात कम करो, मोबाइल को कम इस्तेमाल करो, धीरे धीरे ये एक कल्ट बन गया था। 11 साल तक एक ही बात सुनते सुनते ये झूठ सच लगने लगा था। बच्चों को लगा कि ये एक सिर्फ रिहर्सल है जो वो पहले भी करते आए हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये रिहर्सल उनकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाएगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके का वो मकान आज भी वहीं खड़ा है। अब वहाँ पर नए लोग रहने आ गए हैं और उन 11 पाइपों को हटा दिया गया है। लेकिन ये केस भारत के इतिहास का एक ऐसा केस है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये घटना हमें ये सिखाती है, मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज मत करो, अंधविश्वास और श्रद्धा में फर्क समझो, और अगर कुछ गलत लगे तो सवाल जरूर करो। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। आप इसे क्या मानते हैं, एक अंधविश्वास, या फिर आप और हम आज तक समझ नहीं पाए, या कोई ऐसा रहस्य जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो शेयर जरूर करें ताकि जागरूकता फैले और कोई ऐसी गलती ना करे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, भक्ति करें लेकिन अंधभक्ति से दूर रहें।